नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना सचिन कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर। आज हम डेली करंट अफेयर एनालिसिस के एक नए धमाकेदार बेहतरीन वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं। आज हमारी तारीख है 30 जुलाई 2025। तो जुलाई महीना भी हमारा खत्म होने की ओर बढ़ चुका है और लगभग आप ये कह सकते हैं कि जुलाई के बाद आपका ये साल भी खत्म होने में समय नहीं लगेगा। तो अभी हमको अपनी पढ़ाई, अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करनी है। तो हमको रेगुलर तरीके से पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि आपका जो एग्जाम है, जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम है, वह होना है 6 और 7 सितंबर को। उसके बाद 7 से लेकर 12 सितंबर तक की आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होना है। तो आप सभी उसी हिसाब से अपनी तैयारी करते रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने रिव्यूज बताते रहिए, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास को देखें। तो हम शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। देखिए, तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारे राज्य उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो क्या ये टॉपिक कह रहा है, यूपी में एआई बेस्ड रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट पास कर दिया गया है। देखिए भैया, अब ये है क्या, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, एआई आज के समय में आप देख रहे हैं हर एक चीज में एआई का प्रयोग हो रहा है। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिसको MORTH बोला जाता है, ने उत्तर प्रदेश, मतलब हमारी जो राजधानी है लखनऊ में, भारत का पहला एआई और बिग डाटा पर आधारित रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट हेतु नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी किया है, जिसे एनओसी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो इसका उद्देश्य है सड़क दुर्घटनाओं को कम करना, रियल टाइम इन्फोर्समेंट, ठीक है, और दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों की पहचान, और ITI लिमिटेड और एम लॉजिकल 6 वीक पायलट करेंगे। और इसका बजट कितना रहेगा? इसका बजट रहेगा 10 करोड़ रुपए। इसको पास किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ऑफ उत्तर प्रदेश ने किया। चलिए, और ये भारत का कैसा है? भारत का पहला एआई बिग डाटा पर आधारित रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट है, जिसके लिए क्या जारी किया गया? एनओसी किया गया। मतलब किसी को भी इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी। इसका बजट है 10 करोड़ और इसका मेन पर्पस क्या है? दुर्घटनाओं को कम करना और रियल टाइम इन्फोर्समेंट के लिए। तो एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या ध्यान रखनी है, ये पूरे भारत का, ये हमारे भारत का पहला एआई बेस्ड रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट है। तो आप सभी इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए, इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या कहता है। तो हमारा अगला टॉपिक है, DPIIT और एथर एनर्जी ने क्लीन मोबिलिटी की दिशा में MOU पर हस्ताक्षर किए। तो सबसे पहले DPIIT की फुल फॉर्म दी हुई है, क्या होती है? तो उसकी फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, यह हमारा डिपार्टमेंट हो गया। और एथर एनर्जी एक कंपनी है। एथर एनर्जी एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिक मोबिल से रिलेटेड जो होती है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी व्हीकल्स जो बनाती है, वो है हमारा एथर। तो इन्होंने क्या किया? क्लीन मोबिलिटी एंड डीप टेक ईवी, ध्यान रखिएगा, क्लीन मोबिलिटी एंड डीप टेक ईवी स्टार्टअप समर्थन हेतु MOU किया। MOU क्या होता है? MOU का मतलब एक एनर्जी लिमिटेड, एक समझौता का ज्ञापन जो होता है, समझौता है, उस पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, और इसकी उन्नत मैन्युफैक्चरिंग और गति उद्देश्य इसका मेन कारण है। ठीक है, और इसके अंदर, या किसके अंदर आता है? या बिल्ड इन भारत के अंतर्गत आता है। और यह भारत का पहला को ब्रांड प्रोग्राम स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को सहयोग और बढ़ावा देगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, किस कंपनी ने किया है इसका? तो कंपनी का नाम है एथर। या क्या बनाती है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है। और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने मिलकर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है? तो
हमारा अगला टॉपिक है जी। तो हमारा अगला टॉपिक है MODTIDCO MOU डिफेंस टेस्टिंग फैसिलिटी का निर्माण कहाँ हुआ? TN मतलब तमिलनाडु में। तमिलनाडु में अभी क्या बना है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा TIDCO TN के साथ MOU का मतलब क्या हुआ? हस्ताक्षर होता है, एक समझौता, एक ज्ञापन होता है, ताकि तिरुचनपल्ली, अब देखिए लोकेशन याद रखिएगा, तिरुचिरापल्ली में एक आधुनिक डिफेंस टेस्टिंग फैसिलिटी स्थापित की जाए। डिफेंस टेस्टिंग फैसिलिटी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें जो भारतीय सेना या DRDO या डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कोई भी व्हीकल्स या किसी प्रकार का फाइटर जेट या जो हमारे युद्धपोत होते हैं ये सब बनाए जाएंगे। तो उनमें जो इनकी टेस्टिंग करी जाएगी वो कहाँ अब करी जाएगी? तमिलनाडु में भी की जाएगी। ठीक है, और देखते हैं इसके बारे में क्या है। यह डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम DTIS के अंतर्गत आएगा, जिसमें GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 75% ग्रांट देगा, बाकी प्राइवेट SPV, देखिए प्राइवेट SPV का मतलब प्राइवेट सेक्टर से जो पेमेंट जो व्हीकल्स जो लाएंगे श्रेय धारक उपलब्ध कराएंगे। देखिए सरकार जो जिस ही प्रकार के भी जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है उसमें कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर का भी काम होता है। आप फॉरेन में देखेंगे ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर ही इन सब चीजों में आगे, तभी आज वो हमसे टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं। चलिए देखते हैं इस पूरे जो स्कीम का बजट कितना है। इस पूरी स्कीम का बजट है 400 करोड़, ध्यान रखिएगा 400 करोड़ का बजट है पूरी स्कीम के लिए। ठीक है, तो इसके तहत तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे के अत्याधुनिक परीक्षण सुविधा स्थापित की जाएगी। ठीक है, यह सुविधाएं मैकेनिकल और सामग्री डोमेन में होगी और तिरुचिरापल्ली में स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका खर्चा कितना है? 400 करोड़ है और तिरुचिरापल्ली में इसकी इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। चलिए इसके साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या कहता है। तो अगला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है UN सूफी 2025 रिपोर्ट, जो 2024 में 8.2 विश्व आबादी भूख से प्रभावित है। देखिए क्या है हमारा टॉपिक, UN सूफी 2025 की रिपोर्ट। ठीक है, तो यह रिपोर्ट कहती क्या है? यह रिपोर्ट देखिए हर साल जारी की जाती है, अगर 2025 में है तो यह रिपोर्ट मतलब 2024 की रिपोर्ट होगी। 2024 में जो पिछले वर्ष में लगभग 8.2% आबादी, लगभग 263 मिलियन लोग भूख का सामना कर रहे हैं। ठीक है, जो 2023 में कितने थे? 8.5% थे और 2022 में 8.2% थे। मतलब कुछ न कुछ बदलाव आ रहा है, चीजें बेहतर होती जा रही हैं। और एशिया जो है, एशिया इसमें POU में मतलब पॉपुलेशन एंड हंगर इंडेक्स में कहाँ आता है? उसमें गिरावट आई है। पहले 7.9 था, अब 6.7 आ गया। लेकिन इंडिया में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में वेस्टिंग दर विश्व में सबसे ऊंची है। हमारे भारत की स्थिति इसमें बेहतर नहीं है। भारत अभी भी सबसे शीर्ष स्थान पे है बच्चों में भुखमरी के कारण। ठीक है, यह इंडेक्स इसलिए जारी किया जाता है ताकि जो जो किसी भी प्रकार की जो भुखमरी है और ये जो फेमाइन्स आती हैं उससे बचाने के लिए जो हमारा UN है वो इसको बेहतर करे। ये जारी कौन करता है? ये जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य एवं पोषण संस्थान। ठीक है, जिसको सोफीआई बोला जाता है। ठीक है, जिसे सोफीआई बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक देखते हैं हमसे क्या कहता है। तो अगला टॉपिक है LIC ने ब्याज दर जोखिम से बचाने हेतु $1 अरब का FRA अनुबंधन किया। अच्छा, देखते हैं। देखिए LIC आज के समय में बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड्स और ये सभी चीजों में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, तो हमको क्या ध्यान देना है। LIC ने देखिए कंपनी का नाम दिया हुआ है JP मॉर्गन और बैंक ऑफ अमेरिका के साथ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, देखिए FAR दिया है। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में
1 अरब मतलब 8,300 करोड़ अनुबंधन किया ताकि इंटरेस्ट रेट में गिरावट और पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी बनी रहे। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति लोन लेता है तो वह कहीं ना कहीं क्या करता है, इंटरेस्ट रेट का ध्यान रखता है कि इंटरेस्ट रेट कैसा रहेगा, तो उसी हिसाब से इंटरेस्ट लिया जाता है। तो एलआईसी ने क्या किया, अभी $1 बिलियन का फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट किया। किसके साथ किया? जेपी मॉर्गन बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका के साथ किया। बैंक ऑफ अमेरिका और जेपी मॉर्गन के साथ फॉरवर्ड रेट की जो है एग्रीमेंट की। ठीक है, इसकी भारत में जो कुल एफआरए की वैल्यू कितनी है, 2.6 अरब में 38% हिस्सा एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, भारत ने सर्वाधिक जो है लगभग $2.6 अरब एफआरए वॉल्यूम में उसका 30% हिस्सा एलआईसी का आ चुका है। ये सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो इसके साथ हम बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। जो हमारा अगला टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो आज के समय में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं यूज करता है। तो ये टॉपिक है हमारा आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, डीआईपी में 10.7% की वृद्धि जारी हुई है। ठीक है, क्या आरबीआई ने बोला डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो डीपीआई है उसमें कितना है, 10.7% की वृद्धि आई है, जो पिछले गत वर्षों में काफी बेहतर गति मानी जाएगी। पिछले गत वर्षों में गति बढ़ते ही जा रही है यूपीआई पेमेंट्स की, जिसे आप डीपीआई यूपीआई बोल सकते हैं। भारत में डीपीआई मार्च 2025 में बढ़कर 493.22 हुआ, जो मार्च 2024 में 445.50 की तुलना में 10.7 अधिक है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आज के समय में जो यूपीआई पेमेंट्स है वो काफी तेज बढ़ रहा है। जो हमारे भारत ने ही सबसे पहले यूपीआई पेमेंट से रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसको हम भीम बोलते हैं। ठीक है, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूपीआई की फुल फॉर्म कोई बताएगा? यूपीआई की फुल फॉर्म कोई बताएगा? यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के नाम से हम यूपीआई को जानते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्य योगदान क्या है? इसका मुख्य योगदान है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई साइड और सिस्टम परफॉर्मेंस कंपोनेंट में सुधार। देखिए, आज के समय में यूपीआई पेमेंट आप देखेंगे हर एक जगह पे हो गया, डिजिटल ट्रांजेक्शन हर एक जगह पे यूज हो रहा है। ज्यादातर लोग कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, आप सामान ऑर्डर करते हैं, किसी भी प्रकार का परचेज करते हैं, डाटा रिचार्ज चाहिए, तो जितनी भी चीजें हैं आज यूपीआई और डिजिटल पेमेंट भीम के द्वारा हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो हमारा बढ़ता है उसका रीजन यही है कि यूपीआई पेमेंट्स में इंक्रीमेंट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हमारे भारत के लिए है, तो आपके सामने है गीतांजलि श्री को पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। ठीक है, क्या है? पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यूपी की लेखिका गीतांजलि श्री को उनकी कहानी संग्रह ओपन एलिमेंट लिव्ड हेयर के के लिए पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 मिला। यह उपन्यास डेजी रॉकवेल द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। देखिए, इन्होंने क्या किया है, एक इंग्लिश उपन्यास था, ठीक है, जिसका नाम था टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, इसके लिए इनको पहले बेस्ट बुकर का अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। ठीक है, और इन्होंने डेजी रॉकवेल का एक उपन्यास है उसका हिंदी अनुवाद किया, इंग्लिश अनुवाद किया, जिसका नाम है वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर के लिए इनको पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 मिला है। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी इन्होंने जीता हुआ है, इसके लिए टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए जीता है। ठीक है, और जो लेखिका गीतांजलि श्री हैं, उन्होंने एक बार फिर से भारत को वैश्विक वैज्ञानिक ध्यान को आकर्षित किया। देखिए,
अब भारत से बहुत कम राइटर्स हैं। ये है हमारी श्री गीतांजलि जी, जो हमारे उत्तर प्रदेश की हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना चाहिए ऐसी महान हस्तियों के बारे में, जो हमारे राज्य, हमारे देश और हमारे जो भारत है, भारत की संस्कृति को एक नई ऊंचाइयां प्राप्त करती हैं। इस प्रकार के लेखकों के लिए मैं चाहूंगा भारत सरकार ध्यान दे, और इन जैसे लोगों की वजह से हमारी संस्कृति बची हुई है। गीतांजलि श्री, इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते। इन्होंने इंटरनेशनल बुकर का पुरस्कार भी जीता हुआ है अपने उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और वंस अ एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए इनको पेन ट्रांसलेटर अवार्ड 2025 भी दिया गया है। तो हम अब बढ़ते हैं आगे। तो अब हम हमारा अगले टॉपिक की ओर आ चुके हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वह है डीआरडीओ के लिए, डीआरडीओ की तरफ से। डीआरडीओ ने क्या किया है, अभी जो प्रलय मिसाइल की सफल फ्लाइट टेस्टिंग कर ली है। ठीक है, डीआरडीओ ने 28 से 29 जुलाई को क्वासी ब्लास्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल प्रलय के यूजर इवेल्युएशन ट्रायल सफलतापूर्वक किए हैं। ठीक है, कब कब की गई? 28 से 29 जुलाई को इसका सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, मिसाइलों ये जो मिसाइल है इसका या जो है जमीन से जमीन में हमला करती है। और डीआरडीओ ने सशस्त्र सेनाओं और उद्योग जगत को बधाई दी है इस चीज के लिए। और इसकी रेंज कितनी है ये देखते हैं। इसकी रेंज है 150 से 500 किलोमीटर। और वॉरहेड, इसका वजन कितना है? इसका वजन है लगभग 700 किलो के अराउंड। कन्वेंशनल है और लॉन्च मोबिलिटी है व्हीकल, और पिन पॉइंट एक्यूरेसी है। देखिए, हमेशा कन्वेंशनल होना जरूरी है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, लॉन्च मोबिलिटी, बहुत आसानी से आप इसको इस जगह से दूसरी जगह पे कर सकते हैं, ताकि वॉर सिचुएशन में अगर हैवी व्हीकल्स कहीं कहीं पे हैवी मिसाइल्स को ले जाना एक दिक्कत का सबब बन जाता है। परंतु इस प्रकार की जो पिन पॉइंट एक्यूरेट और हल्की मिसाइलें बहुत ही अ, जो रिलायबल होती हैं हमारी सरकार, हमारी भारतीय सेना के लिए, वो काफी एक्यूरेसी इसकी हासिल की गई है। ध्यान रखिएगा कौन सी मिसाइल की बात की जा रही है। प्रलय मिसाइल की हमने बात करी, और यह सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, एयर टू एयर नहीं है। मतलब हम इसको लॉन्च करेंगे तो ये सरफेस से ही लॉन्च होगी। मतलब जैसे आपने देखा जो सुदर्शन है, ठीक है, जिसको S-400 बोलते हैं, एक जमीन में ही एक टैंक के द्वारा, टैंक नहीं कहेंगे, एक बैलास्टिक ट्रक टाइप में होता है, उससे लॉन्च किया जाता है। उसी प्रकार से इसको भी लॉन्च किया जाएगा। मतलब सरफेस से ही लॉन्च करके सरफेस पे इससे हमला किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। और ये काफी हल्की है, जिसका वजन केवल 700 किलो है, और रेंज है 150 से 500 किलोमीटर की दूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा अगला टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खगोलीय खोज होप्स 315 के चारों ओर नए सोलर सिस्टम का किया अवलोकन। ठीक है, अब भैया ये होप्स है क्या? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, यह एक क्या है, एक सोलर सिस्टम को अवलोकन करने के लिए एक रिसर्च टीम बनाई, एक यान बनाया गया, जो इंटरनेशनल वैज्ञानिक ने ALMA और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मदद से स्टार होप 315 के चारों ओर बनने वाले प्लेनेटरी सिस्टम के पहली बार सीधा अवलोकन किया। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। यह क्या है, एक एस्ट्रोरियस्ट रिसर्च के एक युवा तारे होप 315 के चारों ओर एक नए सौर मंडल का निर्माण की प्रक्रिया देखी। तारा जो ओरियन नेबुला लगभग कितना 13,000 लाइट ईयर दूर है। कितना? 13,000 लाइट ईयर दूर है, और ये ओरियन कॉन्स्टेलेशन में पड़ता है। ठीक है, और इसकी न्यू सोलर सिस्टम फॉर्मेशन फेस है, जिसे SIO, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड और क्रिस्टलाइजेशन इसमें मिले हैं। ठीक है, और यहाँ की ठोस चट्टानी ग्रहों का उदय हुआ है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और पहली बार जब उन्हें ग्रह निर्माण की जो शुरुआती चरण देखा गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, किसके द्वारा? होप 315 मिशन के द्वारा। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि
एक मनुष्य के रूप में ये काफी बड़ी खोज मानी जा सकती है, क्योंकि भारत पहली बार मनुष्य ने एक नए सोलर सिस्टम का क्रिएशन देखा है। जैसे हमारी धरती का एक सोलर सिस्टम है, उसी प्रकार से एक नए सोलर सिस्टम का क्रिएशन ALMA और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से स्टार खोज 315 के चारों ओर बनते हुए इसे देखा गया है। तो मित्रों, आज के सेशन में इतना ही। आज की जो टॉपिक थे मैंने आपको समझा दिया है, और मैं आशा करूंगा इस चीज के बारे में ध्यान देंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से बहुत ही चुनिंदा टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एक मोटिवेशन आता है। और हम आपसे फिर मिलेंगे कल एक नई धमाकेदार बेहतरीन करंट अफेयर एनालिसिस की क्लास के साथ। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें सिलेक्शन पॉइंट को, लाइक एंड शेयर करें हमारे वीडियोस को। धन्यवाद मित्रों।